नमस्कार सभी को। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि किसी वस्तु पर आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जो होता है वो अणुओं से बना होता है और प्रत्येक अणु जो होता है कहीं ना कहीं परमाणुओं से मिलकर बना होता है और प्रत्येक परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि पदार्थ के रूप में मैंने पानी लिया हुआ है और पानी के ये बहुत सारे अणु होते हैं, ये अणुओं की संरचना है। और अणु जो होते हैं वो किन से बने होते हैं, परमाणुओं से। तो ये हो गई एक परमाणु संरचना। अब परमाणु संरचना को थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर ये जो पीले घेरे में है इसको कहते हैं नाभिक। नाभिक के अंदर दो अलग अलग कलर की बॉल्स दिख रही होगी, एक ब्लू वाली और रेड वाली। तो जो रेड वाली है उसे हम प्रोटॉन कहते हैं, जैसा कि यहाँ मेंशन किया हुआ है कि जो रेड वाली वो प्रोटॉन है और ब्लू वाली जो है वो न्यूट्रॉन है। अच्छा, यहाँ पर ये जो है ये कक्षाएं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है और ये जो ग्रीन कलर का है ये है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा समझते हैं आगे चल के। यहाँ एक और स्ट्रक्चर है हमारे पास। तो ये जो रेड घेरा है ये बेसिकली कौन है, नाभिक है। और नाभिक के अंदर ये जो येलो वाली बॉल है ये हमारी है प्रोटॉन और ये जो रेड वाली है इसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन। और बाहर की कक्षा में जो घूम रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है। और कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या होता है, बेसिकली आवेश का मात्रक होता है। जो न्यूट्रॉन होता है उसका नाम से ही लगता है, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब उस पर कोई भी आवेश ना होना, कोई आवेश नहीं होता है, यानी वो विद्युत उदासीन होता है। तीसरी चीज होती है प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, परंतु बस यहाँ पर धनात्मक आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है ना। अब थोड़े से ये जो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के साथ दृढ़तापूर्वक आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे कक्षाओं की दूरी बढ़ती है वैसे वैसे नाभिक से इनका जो आकर्षण बल है वो कमज़ोर होता चला जाता है। यदि इन बाहर वाले कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन हैं इन्हें अगर थोड़ी सी ऊर्जा भी मिल जाए तो ये अपनी कक्षा को छोड़ के बाहर हो जाते हैं। बाहर होने का मतलब इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और घर से ये फ्री हो गए, इसलिए इन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं या मुक्त इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर सब मेंशन किया हुआ मैंने, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ कैसे बंधे होते हैं, दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं और ये नाभिक के चारों ओर आकर्षण बल के कारण बंधे होते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है आकर्षण बल का मान कम होने लगता है। और वह इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहर होते हैं वैसे वो बहुत कम आकर्षण बल के साथ बंधे होते हैं और कोई थोड़ी सी भी ऊर्जा अगर बाहर से मिल जाए तो वो अपने परमाणु कक्षा को छोड़कर बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद वो फ्री हो जाती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में आ जाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास दो सब्सटेंस लिए गए हैं, पहला है स्केल और दूसरा है एक रेशमी कपड़ा। अब थोड़ी सी बात हम ये कर लेते हैं कि इन दोनों को आपस में घर्षण कराने से पहले इनकी क्या स्थितियां हैं। तो घर्षण कराने से पहले अगर मैं स्केल की बात करूं तो ये इसके ऊपर कुल आवेश अगर देखा जाए तो वो कितना होगा, 0 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं इस स्केल के परमाणु की बात करूं या मैं कपड़े के परमाणु की बात करूं तो इसके परमाणु में एक मिलेगा आपको नाभिक, और नाभिक में कौन पाए जाते हैं, प्रोटॉन, जिनके ऊपर आवेश होता है धनात्मक। लेकिन इसकी बाहरी कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं जिन पर जो आवेश होता है वो होता है ऋणात्मक। और अगर आप देखें कि अंदर जितने धनात्मक प्रोटॉन होंगे बाहरी कक्षा में उतने ही ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो अगर मैं कुल आवेश की बात करूं इस नाभिक के ऊपर तो हम देखेंगे कि मान लीजिए कि उसके ऊपर अंदर जो 7 प्रोटॉन है, यानी प्लस का 7 हो गया और माइनस का 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके ऊपर माइनस का 7 इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो कुल आवेश कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आएगा। यानी प्लस का 7 प्रोटॉन की वजह से और माइनस का 7 इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस वजह से कुल आवेश कितना हो गया, 0 हो गया। यानी पदार्थ कोई भी हो दुनिया का, घर्षण से पहले उसको अगर देखा जाए तो उस पर कुल आवेश कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, उसी प्रकार कपड़े में भी यही हाल होगे। कैसे कि इस पर अगर मान लीजिए अंदर अगर इसके नाभिक में देखा जाए, ये कपड़े का नाभिक है, उसके अंदर 4 प्रोटॉन है, यानी 4 क्या हो गया, प्लस का, और -4 क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन भी हैं आसपास। तो कुल आवेश कितना हुआ, तो कपड़ा भी घर्षण से पहले कैसा है, विद्युत उदासीन, यानी उस पर कुल आवेश कितना हो गया, 0 हो गया।
अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि घर्षण से पहले थोड़ा सा और देखो, प्लस का 7 माइनस का 7 कुल कितना आया 0। यहाँ पर कपड़े में प्लस का 4 माइनस का 4 कितना आया 0। अब थोड़ा सा इन्हें हम घर्षण कराते हैं। अब घर्षण जैसे ही हम कराते हैं तो देखो घर्षण के दौरान होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। जब घर्षण कराया जाता है तो जैसे कि हम देखते हैं कि सर्दी के दिनों में हम अपने हाथों को क्या करते हैं, आपस में घर्षण कराते हैं। घर्षण कराने से क्या होता है कि हाथों में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे हमको गर्माहट महसूस होती है। वो गर्माहट बेसिकली ऊर्जा है। तो अगर स्केल को और कपड़े के साथ घर्षण कराया जाए तो सेम गर्माहट उत्पन्न होगी। वो गर्माहट बेसिकली होती है ऊर्जा। अब उस ऊर्जा को कौन ग्रहण करेगा, वो इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहरी कक्षा में घूम रहा है। तो मान लीजिए कि स्केल के परमाणु के अंदर बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। जैसे ही उस ऊर्जा को ये मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन अवशोषित करेगा तो वो क्या करेगा, ऊर्जा लेकर अपनी कक्षा को छोड़ देगा। वो जैसे ही छोड़ेगा तो वो दो जगह जा सकता है, या तो वो हवा में जा सकता है या फिर वो जिस चीज़ के संपर्क में आ रहा है उसके अंदर चला जाएगा। तो जैसे स्केल के संपर्क में अभी यहाँ पर कौन आ रहा है, स्केल के संपर्क में अभी आ रहा है यहाँ पर कपड़ा। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर ऊर्जा पाकर, ऊर्जा अवशोषित करके अगर बाहर निकलेगा तो वो किस में चला जाएगा, वो चलाया जाएगा दूसरे परमाणु के संरचना के अंदर। यानी यहाँ से घर्षण कराने से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है खाली हो गया है, यानी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया है। लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अब क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है। तो अब आप सोचो कि यहाँ पहले कितने इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, 7। देखो तो घर्षण के अगर बाद की बात करें तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 6, क्योंकि एक चला गया है। यहाँ इस इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया है घर्षण कराने से। तो जिसकी वजह से अब प्रोटॉन तो अभी भी उतने हैं नाभिक के अंदर, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, -6। तो कुल मिला के अगर इनका हम गणितीय रूप देखें तो यहाँ +1 आ रहा है। +1 आने का मतलब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जाने से स्केल जो है वो धन आवेशित हो चुकी है। उसी प्रकार अगर कपड़े की बात करें तो पहले कपड़े के पास 4 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा आ गया है इस तरफ से, इसलिए अब यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। गणितीय रूप देखेंगे तो यहाँ -1 आएगा, और -1 क्या बताता है कि यहाँ ऋण आवेश आ चुका है। तो भाई साहब सीधी भाषा में अगर हम बात करें, एक इलेक्ट्रॉन के जाने से जिस जगह से इलेक्ट्रॉन गया उस जगह पर एक धन आवेश आ चुका है, और जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन गया वहाँ ऋण आवेश आ चुका है। इसी प्रकार अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए तो 2 धन आवेश और यहाँ पर 2 ऋण आवेश। उसी प्रकार अगर 10 इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ +10 और यहाँ -10। अगर n इलेक्ट्रॉन चले गए तो n हो जाएगा प्लस का और n हो जाएगा माइनस का। यानी अगर 100 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो वहाँ पर 100 या 1 मिलियन धनावेश और यहाँ 100 या 1 मिलियन ऋण आवेश हो जाएगा। सीधी भाषा में अगर बात करूँ मैं आपसे तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, समझना मेरी बात को, इलेक्ट्रॉन होता है एक प्रकार की बुराई होती है ना। ये जो बुराई है मान लीजिए किसी अच्छे व्यक्ति में से निकाल ली जाए तो वहाँ अच्छाई बचेगी। तो इलेक्ट्रॉन भी बुराई की तरह होता है, अगर किसी परमाणु में से निकल जाए तो वो परमाणु अच्छा बन जाता है। अच्छा मतलब पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव यानी धनात्मक। और जहाँ बुराई जाती है उसको बुरा बना देती है, यानी उसमें एक नेगेटिविटी ला देती है, यानी वो ऋणात्मक हो जाता है। तो देख लीजिए जिस जगह से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो धनावेशित हो जाता है, जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो ऋण आवेशित हो जाता है। अब अगली स्लाइड में थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि घर्षण के बाद की स्थिति में अगर बताऊं, ये जो अब स्केल है वो अब बन चुकी आवेशित स्केल, और कपड़ा जो बन चुका है आवेशित कपड़ा। यानी इसके ऊपर देखो मैंने कितने सारे धन लगाए हैं, इसका मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के जा चुके हैं। अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ जा चुके हैं तो यहाँ बहुत सारा धनावेश आ जाएगा और यहाँ बहुत सारा ऋण आवेश आ जाएगा। अब आपकी टेबल पर कुछ कागज़ के टुकड़े रखे हैं, देखो दोनों तरफ। तो अगर कागज़ के टुकड़ों की बात करें तो कागज़ के टुकड़े पर कुल आवेश कितना है, क्योंकि उसको थोड़ी घर्षण कराया, तो कुल आवेश कागज़ के टुकड़ों पर होगा 0। और 0 का मतलब जितना उसके ऊपर धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश है। अब चूंकि स्केल धन आवेशित है इसलिए कागज़ के ऋण आवेश जो है
स्केल के धन आवेश की तरफ आकर्षित हो जाएंगे तो स्केल कागज़ के टुकड़ों को खींचना शुरू कर देगी। उसी प्रकार कपड़ा ऋण आवेशित है तो कागज़ के जो धन आवेश है वो कपड़े की तरफ आकर्षित हो जाएंगे और इस तरह से ये टुकड़ों को भी खींचने लगेगा। तो इस तरह से किसी भी वस्तु पर हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, यानी उस पर आवेश की उत्पत्ति होती है। आपको इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर समझ में आ गया होगा। इसके नोट्स बनाइए। अगले वीडियो में मैं आवेश की 3 स्पेशल प्रॉपर्टीज समझा दूंगा। उसके बाद आवेश वाली जो सीरीज़ है वो हमारी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करना होता है, कैसे करना होता है, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तब तक धन्यवाद।